हेलो स्टूडेंट, इरिगेशन इंजीनियरिंग की आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इरिगेशन टर्म्स के बारे में। तो इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले आउटलेट फैक्टर जिसे हिंदी में हम मोगा गुणांक कहते हैं और आउटलेट जिसे हिंदी में मोगा कहते हैं। तो इन दोनों टॉपिक के साथ साथ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटी फैक्टर और टाइम फैक्टर के बारे में जिसे हिंदी में हम धारिता गुणांक या समय गुणांक कहते हैं। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इन इरिगेशन टर्म्स के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे आप मेरा यूज कर सकते हैं ये व्हाट्सएप नंबर। और दूसरा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कमेंट लिखा हुआ है, उस कमेंट को आप एक बार जरूर देखें, उसको पढ़ें भी। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे आउटलेट फैक्टर या आउटलेट के बारे में। तो आउटलेट फैक्टर यानी मोगा गुणांक या आउटलेट जिसे हिंदी में मोगा कहते हैं, इन दोनों को समझने के लिए हमें समझना होगा इस डायग्राम को, और डायग्राम की मदद से इस टॉपिक को हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये अच्छी तरह से हमें आसानी से समझ में भी आएगा। तो देखें यहाँ पर आपके सामने ये दिखाया गया है कि कैसे किसी रिवर से पानी हमारा फील्ड यानी कि खेत तक पानी हमारा कैसे रिवर से फील्ड तक पहुंचता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैनाल का एक जाल बिछाते हैं, यानी कैनाल का एक सिस्टम बनाते हैं। तो इस सिस्टम में आप देख पा रहे हैं सबसे पहले ये रिवर है और उस रिवर में से हमने एक मेन कैनाल निकाली हुई है और इस मेन कैनाल के किसी पॉइंट से हमने ब्रांच कैनाल और ब्रांच कैनाल से फिर हमने मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी निकाली हुई है और मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी से पानी हमारा वाटर कोर्स के थ्रू, जिसे हिंदी में हम गूल कहते हैं, वाटर कोर्स जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, गूल कहते हैं। तो वहां से पानी हमारा कहां पर आ रहा है, फील्ड में आ रहा है। तो यानी आप देख पा रहे हैं कि कैनाल सिस्टम यहां पर आपको दिखाया गया है। तो कैनाल सिस्टम में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले पानी रिवर से आएगा मेन कैनाल में और मेन कैनाल से ब्रांच कैनाल में और ब्रांच कैनाल से पानी आएगा मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी में और मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से पानी हमें देखने को मिलेगा माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी से पानी हमारा आता है वाटर कोर्स यानी गूल में और उसके बाद पानी हमारा फील्ड तक यानी खेत तक पहुंचता है, यानी फसल तक हमारा पानी आता है। तो अब इसमें आउटलेट कहां पर है, आउटलेट किसे कहते हैं, तो उसके लिए देखें जरा यहां पर कि आउटलेट यानी जब पानी हम माइनर डिस्ट्रीब्यूटर पर अगर हम बात करें, यानी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी से जब पानी हमारा फील्ड या वाटर कोर्स में हम लेते हैं तो उसमें यहां पर हम क्या करते हैं, एक रास्ता बनाते हैं, एक होल बना देते हैं। कहां पर, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी पर हम क्या कर देते हैं, होल या एक हम यहां पर वे प्रोवाइड करते हैं। कहां पर हम प्रोवाइड करते हैं, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी के पास, यानी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी का जो हमारा बैंक है, जो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी पर हमने बैंक बनाया हुआ है, उस बैंक में क्या करते हैं, एक हम रास्ता बनाते हैं यानी एक होल बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, आउटलेट के नाम से जानते हैं। यानी कि हमें आउटलेट फैक्टर समझने से पहले यह समझना होगा, आप देख रहे हैं आउटलेट फैक्टर और यह आउटलेट, यानी आउटलेट फैक्टर समझने से पहले आप समझिए कि आउटलेट किसे कहते हैं, यानी मोगा किसे कहते हैं। तो मैंने बताया आपको कि जो हमारी गूल है यानी जो फील्ड में पानी आएगा तो वाटर कोर्स के थ्रू आएगा और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी को जो हम वाटर कोर्स से अटैच करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी के बैंक में एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं होल के रूप में। उसी होल को क्या कहते हैं, उसी रास्ते को हम क्या कहते हैं, आउटलेट के नाम से जानते हैं, मोगा के नाम से जानते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है टू गिव वाटर टू फील्ड और वाटर कोर्स, यानी कि फील्ड और वाटर कोर्स में, फील्ड या वाटर कोर्स में पानी प्रोवाइड करने के लिए ए होल इज मेड इन माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी के बैंक में, यहां पर आप बैंक और ऐड कर लेना, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी के बैंक में हम क्या करते हैं, एक होल प्रोवाइड करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, आउटलेट, जिसे हम मोगा के नाम से जानते हैं। तो अब देखें आउटलेट क्या हो गया, ये हमारा जो पॉइंट है वो क्या हो गया, आउटलेट, ये हो गया हमारा आउटलेट, यानी कि ये क्या हो गया, हमारा मोगा हमें यहां पर देखने को मिला। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जब पानी हमारा सबसे पहले रिवर से मेन कैनाल से ब्रांच कैनाल से हमारा मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी और मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी से पानी हमारा जब माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में आता है, यानी कि हमारा पूरा एक कैनाल सिस्टम है। तो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी पर आने के बाद पानी हम कहां ले जाते हैं, खेत में ले जाते हैं, किसके थ्रू, एक रास्ते के थ्रू जिसे हम वाटर कोर्स कहते हैं, जिसे हम गूल कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जो माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी है उस माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी के बैंक में एक रास्ता प्रोवाइड करते हैं होल के रूप में। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसी पॉइंट को हम आउटलेट के नाम से जानते हैं, मोगा के नाम से जानते हैं। तो ये तो वही बात हमारी कि मोगा किसे कहते हैं, आउटलेट किसे कहते हैं। अब देखिए कि आउटलेट जो है, तो इसको मैं यहां पर क्या लिख दूं कि देखें यहां पर हम लिखेंगे कि यानी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी के बैंक मतलब जो हमने वहां पर बैंकिंग की हुई है, माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी बैंक में एक रास्ता यानी एक वे, ये रास्ता
यानी किसके रूप में, होल के रूप में, होल के रूप में बनाते हैं जिससे पानी वाटर कोर्स, जिससे पानी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी से वाटर कोर्स में आता है, जिससे पानी वाटर कोर्स में आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मोगा यानी आउटलेट के नाम से जानते हैं, आउटलेट कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि आउटलेट किसे कहते हैं। अब इन शॉर्ट देखें कि ये हमारा एक कैनाल सिस्टम है और कैनाल सिस्टम में नदी से पानी हमारा किस तरीके से फील्ड में आएगा, पर फील्ड में आने से पहले माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी में हम एक होल बनाते हैं ताकि पानी हमारा माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी से माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी से वाटर कोर्स में आ जाए, तो उस पॉइंट को हम आउटलेट मोगा कहते हैं। अब देखो, हमने जब पिछला लेक्चर पढ़ा था जो हमारा ड्यूटी एट वेरियस एंड डिफरेंट पॉइंट, ड्यूटी हमारी जो अलग अलग पॉइंट पर किस तरीके से होती है, तो उसमें हमने यहां पर बताया था कि अलग अलग पॉइंट पर ड्यूटी फाइंड की थी। तो अगर हम बात करें आउटलेट पर जो ड्यूटी होती है, उसी ड्यूटी को, उसी पानी की ड्यूटी को हम क्या कहते हैं, आउटलेट फैक्टर के नाम से जानते हैं। यानी कि आपने समझा कि आउटलेट क्या है, कि आउटलेट एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा वे है जहां से पानी माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी से वाटर कोर्स में आता है और ड्यूटी एट आउटलेट इज नोन एज आउटलेट फैक्टर। यानी इस आउटलेट फैक्टर पर जो पानी की ड्यूटी होती है उसी, यानी इस आउटलेट पर जो पानी की ड्यूटी होती है उसे ही हम आउटलेट फैक्टर कहते हैं, या इसे ही हम आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो अब यहां पर हम क्या लिखेंगे कि आउटलेट फैक्टर क्या है, द ड्यूटी ऑफ वाटर, यहां पर हम क्या लिखेंगे, द ड्यूटी ऑफ वाटर, यहां पर हम लिखेंगे द ड्यूटी of water at outlet is known as outlet factor, यानी इसे हम क्या कहेंगे, हिंदी में कैसे कहेंगे इसे हम, कि हिंदी में कैसे कहेंगे कि आउटलेट पर, यानी कि मोगे पर पानी की ड्यूटी, मोगे पर पानी की ड्यूटी ही क्या कहलाती है, हमारी आउटलेट फैक्टर, यानी मोगा गुणांक कहलाती है, मोगा गुणांक कहलाती है, मोगा गुणांक कहलाती है, मोगा गुणांक कहलाती है। तो देखिए ये हो गई हमारी कहानी कि आउटलेट फैक्टर क्या है। तो ड्यूटी ऑफ वाटर एट आउटलेट इज नोन एज आउटलेट फैक्टर, यानी इस आउटलेट पर जो पानी की ड्यूटी होती है उसी को हम आउटलेट फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा पॉइंट हमारा, इट इज ऑल्सो नोन एज आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर, यानी कि हम इसको किस नाम से भी जानते हैं, आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। आउटलेट फैक्टर या आउटलेट डिस्चार्ज फैक्टर, दोनों बातों का मतलब हमारा एक ही होगा। तो अब आप सीख गए कि यहां पर जो आउटलेट पर, यहां पर आप क्या लिख देंगे, ड्यूटी एट आउटलेट इज आउटलेट फैक्टर, ये हो गई हमारी कहानी यहां पर। अब देखें, इस आउटलेट पर ही हमारी जो पानी की ड्यूटी है वही हमारी आउटलेट फैक्टर कहलाती है। दूसरा, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है, जो सिंचाई विभाग होता है, उस पर जो पानी का कंट्रोल होता है वो इसी पॉइंट तक होता है, यानी कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की पानी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इस पॉइंट पर आकर खत्म हो जाती है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि एट आउटलेट, इसी पॉइंट में लिखना है कि एट आउटलेट the responsibility or control of irrigation department ends,
यानी हम ये कहेंगे कि जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है, जो नियंत्रण होता है पानी पर, वो इस पॉइंट पर आकर खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा फार्मर्स को, किसान खेत में अप्लाई करने के लिए पानी हमारा क्या मिल जाए, उनको पानी दे दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्रोल यहाँ पर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है इस पॉइंट पर। तो वही लिखा हुआ है कि एट आउटलेट द रेस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्रोल ऑफ इरिगेशन डिपार्टमेंट एंड्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात कि आउटलेट क्या था। तो आउटलेट अब आपको समझ में आ गया कि आउटलेट एक ऐसा रास्ता है जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर से पानी वाटर कोर्स तक प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर एक होल या रास्ता प्रोवाइड किया था, उसे हम आउटलेट कहते हैं। और इसी आउटलेट पर जो पानी की ड्यूटी होती है उसे आउटलेट फैक्टर के नाम से जानते हैं। और इरिगेशन डिपार्टमेंट की हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी इस पॉइंट पर आकर फिनिश हो जाती है। तो ये हो गई हमारी बात। यहाँ से हमने पूरा यहाँ पर डायग्राम के थ्रू यहाँ पर समझ लिया कि आउटलेट और आउटलेट फैक्टर हमारा क्या क्या थे। अब बात आती है कैपेसिटी फैक्टर की। तो देखें यहाँ पर कैपेसिटी फैक्टर जिसे हम धारिता गुणांक कहते हैं। तो कैपेसिटी फैक्टर को आप कैसे समझ सकते हैं, देखें कि कोई भी कैनाल हो, इस कैनाल सिस्टम में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमने कैनाल सिस्टम बनाया हुआ है, इस कैनाल सिस्टम का यहाँ पर टॉप व्यू देख रहे हैं, यानी प्लान देख रहे हैं कि ऊपर से हमें कैनाल सिस्टम किस तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप कैनाल का क्रॉस सेक्शन आपने देखा होगा तो हमारा कैनाल का क्रॉस सेक्शन यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है, ये कैनाल का क्रॉस सेक्शन है। तो इस कैनाल के क्रॉस सेक्शन में आप देख रहे हैं कि पानी हमारा कुछ गहराई तक यहाँ पर बह रहा है। तो यहां पर हम ये बात करेंगे कि इसमें सपोज कीजिए मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी है क्यू मैक्सिमम। तो क्यू मैक्सिमम क्या है, हमारी मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी फैक्टर समझने के लिए अब आप कुछ यहां पर आपको टर्म ये सुनने होंगे ध्यान से। तो देखें, कोई भी कैनाल हो या कोई भी हमारी, चाहे वो ब्रांच कैनाल हो या मेन कैनाल हो, इसकी एक हमारी मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी के लिए डिजाइन किए जाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने सुना कि जो हम कैपेसिटी फैक्टर अगर समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि कैपेसिटी फैक्टर को समझने के लिए कोई भी हमारा कैनाल हो वो उसके लिए एक मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी के लिए डिजाइन किया जाता है। क्लियर? तो अब कैनाल अगर हमारे मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी के लिए डिजाइन किया जा रहा है तो क्या हम हमेशा हर टाइम उसमें उतनी मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी बहेगी, ऐसा नहीं होता है। तो हम ये कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी, यानी कि जरूरत के अनुसार या फसलों की रिक्वायरमेंट के अनुसार उस कैनाल सिस्टम में पानी का हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें खरीफ सीजन की, यानी कि खरीफ फसलों की हम बात करें, खरीफ क्रॉप्स की बात करें, तो ड्यूरिंग खरीफ क्रॉप, तो खरीफ क्रॉप में हम देखते हैं कि हमें पानी की ज्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है, यानी कि हमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो उस केस में हम इस कैनाल में क्या करेंगे, ज्यादा पानी हम डिस्चार्ज फ्लो करवाएंगे, यानी ज्यादा पानी डिस्चार्ज की जरूरत भी होगी तो ज्यादा डिस्चार्ज हमें उसमें बहाना भी पड़ेगा, नहीं फ्लो भी करना होगा। लेकिन अगर हम बात करें रबीज क्रॉप की, यानी कि विंटर क्रॉप्स की अगर हम बात करें, ठंडों के सीजन की जो हमारी फसलें होती हैं उनकी अगर हम बात करें, तो उस केस में हमें इस कैनाल में ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कम पानी इस कैनाल के अंदर प्रोवाइड करेंगे। तो अब आपने देखा कि अलग अलग टाइम में हमें अलग अलग पानी की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो अब कैपेसिटी फैक्टर क्या है, तो देखें जो अलग अलग टाइम में हमारे जो पानी बह रहा है तो उसका हम क्या निकालें, मीन डिस्चार्ज निकालें। तो हम यहां पर कहेंगे कैपेसिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, यानी अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, कैपेसिटी फैक्टर इक्वल टू मीन सप्लाई डिस्चार्ज अपॉन मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ कैनाल, मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ कैनाल, मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ कैनाल। यानी देखें मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ कैनाल कैपेसिटी, और इसके अंदर ऐड कर लेना मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ कैनाल। तो देखें हमने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि हमारी एक कैनाल सिस्टम हमारा किसी एक मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए डिजाइन किया जाता है। तो ये हमारा सपोज कीजिए हमारा कैनाल सिस्टम है, ये मैक्सिमम डिस्चार्ज क्यू मैक्सिमम के लिए डिजाइन किया गया है। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए अगर डिजाइन किया जाएगा तो अलग अलग टाइम पर, यानी अलग अलग फसलों के टाइम पर इसमें अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग पानी की मात्रा होगी। तो उन सब पानी का हम क्या करें, उस पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड टाइम में हम एक मीन डिस्चार्ज निकालें, और मीन डिस्चार्ज यानी मीन सप्लाई डिस्चार्ज, यानी कि औसत जो हम डिस्चार्ज है उस औसत विसर्जन का हम भाग दे दें, यानी कि डिवाइड कर दें किससे, मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ कैनाल से, यानी जिसके लिए हमारी कैनाल डिजाइन की गई है। तो वो जो निकल के आएगा रेशियो, वो रेशियो ही हमारा क्या कहलाता है, कैपेसिटी फैक्टर कहलाता है। तो अब इसको हम किस तरीके डिफाइन करेंगे, द कैपेसिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ मीन सप्लाई डिस्चार्ज
टू मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ कैनाल सिस्टम फॉर ए पीरियड। यानी कि हमें किसी भी एक समय में हम मीन सप्लाई डिस्चार्ज और मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी कैनाल का जो अनुपात होता है उसे हम धारिता गुणांक यानी कैपेसिटी फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो डेफिनेशन आपको लिखनी है, द कैपेसिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द मीन सप्लाई डिस्चार्ज टू मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ कैनाल फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम में हमारा मीन सप्लाई डिस्चार्ज और मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी का अनुपात हमारा क्या कहलाता है, कैपेसिटी फैक्टर कहलाता है। और अच्छा समझने के लिए इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि कैपेसिटी फैक्टर का हमने एग्जांपल नंबर 1 कि ड्यूरिंग खरीफ सीजन, यानी कि जब हम खरीफ क्रॉप कर रहे हैं तो खरीफ सीजन में हम जानते हैं कि कैनाल में हमारी ज़्यादा डिस्चार्ज की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिस्चार्ज रिक्वायर्ड 0.95 क्यू मैक्सिमम, यानी कि जो हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज है उसका 95% हमें कैनाल में पानी को फ्लो कराना है। तो अब जो हमारा क्यू मैक्सिमम है ये तो हो गया हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज, लेकिन 0.95 क्या है 0.95 इज कैपेसिटी फैक्टर। तो ये हमारा क्या है, कैपेसिटी फैक्टर हो गया, कैपेसिटी फैक्टर। तो यानी कि इस बात का मतलब आप यही समझेंगे कि कैपेसिटी यानी कि जो मैक्सिमम डिस्चार्ज हमारा क्यू मैक्सिमम था उसका 95% हमें क्या करना है, पानी फ्लो कराना है। तो ये हमारा 0.95 कैपेसिटी फैक्टर हो गया। यहीं अगर हम बात करें रबीज क्रॉप की यानी विंटर क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो रबीज सीजन में डिस्चार्ज कैपेसिटी हमने यहाँ पर माना हुआ है कि 0.67 क्यू मैक्सिमम। इसका मतलब ये है क्यू मैक्सिमम का तो मतलब आप समझ ही गए कि मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी, क्यू मैक्सिमम का मतलब क्या है हमारी मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी, मैक्सिमम डिस्चार्ज कैपेसिटी। और जबकि हमारा यहाँ पर 0.67 क्या हो गया, 0.67 यहाँ पर हो गया हमारा कैपेसिटी फैक्टर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैपेसिटी फैक्टर हमारा यहाँ पर क्या होता है। तो ये हमारा कैपेसिटी फैक्टर हो गया। चलिए अब कैपेसिटी फैक्टर की बारी आती है टाइम फैक्टर की, यानी कि समय गुणांक किसे कहते हैं। सपोज कीजिए कि एक हमारी जो कैनाल है, जो हमारी जो मेन कैनाल है, ये जो हमारा पूरा कैनाल सिस्टम है, तो इसमें अगर हम एक पर्टिकुलर कैनाल की बात करें किसी की भी, तो इस फील्ड में जो हमने इरिगेशन कर रहे हैं तो इस इरिगेशन करने के लिए हमें नहर कितने दिन चलनी चाहिए थी और जितनी वास्तविक चली है उनका जो हमारा रेशियो है वो हमारा क्या कहलाता है, टाइम फैक्टर कहलाता है। दोबारा सुनिए कि किसी भी इरिगेशन पीरियड के अंतर्गत जितने दिन हमारी नहर वास्तव में चली है तो और जितने दिन चलनी चाहिए थी, यानी जितने दिन का हमारा इरिगेशन पीरियड था उनका जो हमारा रेशियो है, जो अनुपात है, वो हमारा टाइम फैक्टर कहलाता है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि टाइम फैक्टर इक्वल टू, यहां पर आप लिखेंगे टाइम फैक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ डेज कैनाल एक्चुअली रन्स ड्यूरिंग इरिगेशन पीरियड, यानी इरिगेशन पीरियड। अभी आपको और समझाते हैं इसको। अपॉन नंबर ऑफ डेज ऑफ इरिगेशन पीरियड, यानी कि हम क्या कहेंगे, जो टाइम फैक्टर होता है वो नंबर ऑफ डेज कैनाल एक्चुअली रन्स ड्यूरिंग इरिगेशन पीरियड, यानी कि जितने दिनों का हमारा इरिगेशन पीरियड था उसमें वास्तव में कितने दिन हमारी नहर चली है। तो यहां पर हम लिखेंगे वास्तव में कितने दिन नहर चली है, एक्चुअली रन कितने दिन की हुई है, अपॉन नंबर ऑफ डेज ऑफ इरिगेशन पीरियड, यानी नंबर ऑफ टोटल इरिगेशन पीरियड हमारा कितने दिन का था, यानी कि आप ये कह सकते हैं कितने दिन हमारी कैनाल पूरी चलनी चाहिए थी। तो इन दोनों का अनुपात हमारा क्या कहलाता है, टाइम फैक्टर, जिसे हम समय गुणांक कहते हैं। तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो फिर आप इस लेक्चर को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कमेंट मैंने लिखा हुआ है उस कमेंट को आप एक बार जरूर देखें, उसे पढ़ें भी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।